नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज नेशनल और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। तो रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देवबंद में जमीयत की बैठक का आज दूसरा दिन। मौलाना मदनी बोले, धर्म के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं देश, पारित होगा प्रस्ताव। चीन से चुनौतियों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब, कहा कि हमें अपने हितों को लेकर स्पष्ट रहना होगा। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र में मामला दर्ज, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने का लगा आरोप। अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। और तीसरी बार गोरखपुर आ रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का करेंगे शुभारंभ। उत्तर प्रदेश के देवबंद में बीते दिनों जमीयत उलेमा ए हिंद ने 2 दिवसीय का जलसा आयोजित किया था। इसका आज दूसरा दिन है। सम्मेलन के पहले दिन देश भर से शामिल हुए मुसलमानों ने मुद्दों को लेकर विभिन्न प्रस्ताव रखे, जिन पर चर्चा की गई। वहीं आज होने वाली बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा। दरअसल बीते दिन जमीयत उलमा ए हिंद की देवबंद में विशाल सभा आयोजित हुई और इस मौके पर जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने लोगों को संबोधित किया। इस दौरान वो भावुक भी हो गए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों का चलना तक मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि हमें हमारे ही देश में अजनबी बना दिया गया है, लेकिन जो एक्शन प्लान वो लोगों के लिए तैयार कर रहे हैं उस पर हमें नहीं चलना है। उन्होंने कहा कि हम आग को आग नहीं बुझा सकते, नफरत को प्यार से हराना होगा। वहीं देर शाम आज जो है दोबारा दूसरी बैठक हुई। इस बैठक में जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख जो है दारुल उलूम देवबंद सदर उल मौलाना सैयद अशरत मदनी भी शामिल हुए। इस दौरान पंडाल में पहुंचने वाले पर जमीयत उलमा ए हिंद के अध्यक्ष व पूर्व सांसद मौलाना महमूद मदनी ने मौलाना अशरत मदनी का भव्य स्वागत किया। मौलाना सैयद अशरत मदनी ने संबोधित करते हुए कहा कि अल्लाह करे कि ये इजलास जमीयत उलमा हिंद को एक करने का सबब बन जाए। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के दिलों की आवाज से हमें यकीन है कि वह दिन दूर नहीं जब जमीयत उलमा हिंद के दोनों गुट एक हो जाएंगे। उन्होंने जमीयत उलमा हिंद के बुजुर्गों की जिंदगी के मकसद पर रोशनी डाली और कहा कि दोनों समझौतों का एक ही मकसद है। आने वाले दिन आप लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी होगी और हमें उम्मीद है कि जमीयत उलमा हिंद एक प्लेटफॉर्म से हालात का जो है मुकाबला करेगी। उन्होंने आगे कहा कि हमारे उलमा ने देश की आज़ादी से लेकर बाबरी मस्जिद जैसे मुद्दों के लिए बड़ी कुर्बानी दी है और कानूनी और संवैधानिक लड़ाई लड़ी है। हमारे बुजुर्ग कभी सड़कों पर नहीं उतरे, लेकिन उन्होंने देश के संवैधानिक तरीकों से लड़ाई लड़ी है। हमें भी उसी तरीके से हालात का मुकाबला करना है। अगर ऐसा ना हुआ तो हम नाकाम हो जाएंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत अपने हितों को लेकर स्पष्ट रहने और इसे आगे बढ़ाने को लेकर आश्वस्त होकर ध्रुवीकृत वैश्विक परिदृश्य में गुट निरपेक्षता की अपनी नीति को बरकरार रखेगा। उन्होंने कहा कि हालांकि देश के हितों को जितना संभव हो सके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के कई खिलाड़ियों के संगत होना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में कूटनीति की भूमिका पर जोर दिया। पूर्व विदेश सचिव ने आईआईटी गुवाहाटी के छात्रों से बातचीत में कहा कि भारत के लिए अपनी गुट निरपेक्ष नीति को बरकरार रखने की चुनौती कोई नई नहीं है। उन्होंने कहा कि हर बार जब विश्व का ध्रुवीकरण होता है तो उनकी अपनी जटिलताएं होती हैं और हम अपनी उसी स्तर पर इसी की वजह से हैं और यूक्रेन उनमें से एक है। भारत के अपने गुट निरपेक्ष रुख को बनाए रखने पर जयशंकर ने कहा कि हमने अपने हितों के बारे में बहुत स्पष्ट होना होगा और इसे आगे बढ़ाने को लेकर आश्वस्त होना चाहिए। हमें एक धारणा बनाने और जितना संभव हो सके अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के साथ अपने हितों को संगत बनाने का कौशल आना चाहिए। यह पूछे जाने पर कि भारत अपने पड़ोस में बदले समीकरण को कैसे देखता है और इस परिदृश्य का चीन को फायदा उठाने से कैसे रोकता है, तो इस पर उन्होंने कहा कि इससे विश्वास के साथ निपटा जा सकता है। वह इस संबंध में भारत के पहले पड़ोसी की नीति के बारे में बोल रहे थे। चीन से चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि ज्यादातर जो है परिदृश्यों में अगर कोई ऐसी चीज करता रहता है जो उसके लिए अच्छी है तो ज्यादातर समस्याओं का समाधान होता है। म्यांमार में शरणार्थियों के मिजोरम में शरण लेने के सवाल पर जयशंकर ने कहा कि भारत यह देने की कोशिश कर रहा है कि क्या वह इस समस्या को जड़ से खत्म कर सकता है। जयशंकर ने देश के वृद्धि और सुरक्षा में कूटनीति की महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह एक तरह से रक्षा की पहली पंक्ति है। उन्होंने कहा कि अगर कूटनीति कामयाब होती है तो सेना की आवश्यकता नहीं है, लेकिन कुछ मामलों में
जब सैन्य कार्रवाई की बेहद आवश्यकता होती है तो कूटनीति समान महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र में मामला दर्ज किया गया है। उन पर इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने का आरोप है। कथित तौर पर उन्होंने राष्ट्रीय चैनल पर पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। इसके बाद उनके खिलाफ सुन्नी बरेलवी संगठन रजा गादमी की शिकायत पर दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि नुपुर शर्मा के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने, द्वेष भाव फैलाने व दूसरे धर्म के खिलाफ टिप्पणी करने का आरोप में मामला दर्ज किया गया है। दरअसल नुपुर शर्मा ने एक निजी टीवी चैनल की डिबेट में हिस्सा लेने पहुंची थी। यह डिबेट वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद पर थी। आरोप है कि उन्होंने इसी दौरान इस्लाम के पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादित टिप्पणी की। इसके बाद से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग हो रही है। दरअसल बहस के दौरान नुपुर शर्मा ने कथित तौर पर कहा कि यदि लोग लगातार हिंदू आस्था का मजाक उड़ा रहे हैं तो वह भी इस्लाम को लेकर ऐसा कह सकती हैं। और इसके बाद उन्होंने कथित तौर पर पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी एक घटना का जिक्र कर मजाकिया अंदाज में कह दिया कि उनके इस बयान का वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस टिप्पणी के बाद भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता ने दावा किया कि उन्हें व उनके परिवार को जान से मारने व रेप की धमकी मिल रही है। नुपुर ने खुद को मिल रहे धमकी भरे संदेशों के बारे में दिल्ली पुलिस को ट्विटर के जरिए सूचना दी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे व मेरे परिवार के सदस्यों के खिलाफ सिर काटने तक की धमकी दी जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन है। वह पंचामृत डेयरी गोधरा में पीडीसी बैंक के मुख्यालय में नई बिल्डिंग का उद्घाटन व मोबाइल एटीएम वैन का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद अमित शाह एक ऑक्सीजन प्लांट का भी शुभारंभ करेंगे। अपने दौरे पर वह विभिन्न राज्यों में स्थित पंचमहल डेयरी के प्लांट का वर्चुअली उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। बताया जा रहा है कि अमित शाह दोपहर 12 बजे जो है खेड़ा में गुजरात आवासीय और गैर आवासीय परिसरों का उन्होंने उद्घाटन भी किया। इसके बाद शाम 5 बजे वह नारायणपुर में गांधीनगर लोकसभा के नारायणपुरा में 632 करोड़ की लागत से बनने वाले ओलंपिक स्तर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास करेंगे। अमित शाह जो है पंचामृत डेयरी की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेने के अलावा पंचमहल जिले के गोधरा में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जानकारी के अनुसार बाद में शाह खेड़ा जिले के नडियाड कस्बे में जाएंगे और गुजरात राज्य पुलिस आवास निगम द्वारा पुलिस विभाग के लिए राज्य में बनाए गए 57 आवासीय और गैर आवासीय भवनों को लोकार्पित करेंगे। और राज्य सरकार के प्रवक्ता जीतू वघानी ने बताया कि शाम को जो है अमित शाह अहमदाबाद के नारायणपुरा इलाके में एक खेल परिसर के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे और शाम को मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी जो है स्टेडियम में आईपीएल का फाइनल मैच भी देखेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी एक जिला एक उत्पाद योजना में शामिल गोरखपुर की एक खास पहचान टेराकोटा है, जिसकी ब्रांडिंग राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगमन पर और मजबूत होगी। राष्ट्रपति 4-5 जून को गोरखपुर और मगहर आ रहे हैं। मगहर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें उद्यमियों की तरफ से टेराकोटा शिल्प से बनी भगवान राम, भगवान गणेश और भगवान समाज सुधारक संत कबीर की मूर्ति गिफ्ट की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर तीसरी बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 4 जून को गोरखपुर आ रहे हैं। वे गोरखपुर में धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन की विश्व स्तरीय ख्याति प्रतिष्ठित संस्था गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ करेंगे। इसी दिन वह गोरखनाथ मंदिर पहुंचकर शिवातारी बाबा गोरखनाथ का दर्शन और पूजन भी करेंगे। 5 जून को वह संत कबीर की साधना स्थली मगहर जाएंगे और वहां आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे, जो मगहर गीडा के समीप है। संत कबीर की साधना स्थली पर आयोजित कार्यक्रम गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण के कुछ उद्यमी भी राष्ट्रपति से मिलेंगे। उन्हें टेराकोटा शिल्प से बनी भगवान राम, भगवान गणेश और संत कबीर की मूर्तियां भेंट की जाएंगी। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देवबंद में जमीयत की बैठक का आज दूसरा दिन। मौलाना मदनी बोले, धर्म के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं देश, पारित होगा प्रस्ताव। चीन से चुनौतियों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब, कहा कि हमें अपने हितों को लेकर स्पष्ट रहना होगा। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र में मामला दर्ज, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने का लगा आरोप।
अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। और तीसरी बार गोरखपुर आ रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का करेंगे शुभारंभ। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रॉन्ग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। स्विट्जरलैंड के दावोस में 5 दिन तक चली विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक खत्म हो गई है। WEF की वार्षिक बैठक कोविड-19 महामारी के चलते लागू प्रतिबंधों के कारण 2.5 साल बाद आयोजित हुई। सम्मेलन में भारत से 3 केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, हरदीप सिंह पुरी और मनसुख मांडविया ने भाग लिया और इस दौरान माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स के साथ स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ एक बैठक में भारत के टीकाकरण अभियान की सराहना की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने बिल गेट्स के साथ बैठक की एक तस्वीर भी ट्विटर पर साझा की है और बिल गेट्स के साथ उन्होंने बताया कि ये खुशी का पल था। उन्होंने कोविड-19 प्रबंधन और विशाल टीकाकरण प्रयासों में भारत की सफलता की सराहना भी की। एक अन्य ट्वीट में मनसुख मांडविया ने लिखा कि हमने स्वास्थ्य सेवा से संबंधित विषयों के लिए एक विस्तृत श्रृंखला पर चर्चा की, जिसमें डिजिटल स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, रोग नियंत्रण प्रबंधन और सस्ती गुणवत्ता वाले चिकित्सा उपकरणों के विकास को मजबूत करना आदि भी शामिल है। दावोस में आयोजित हुए WEF के वार्षिक सम्मेलन में भारत से करीब 100 कारोबारी प्रतिनिधियों और 10 से ज्यादा मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों ने शिरकत की है। भारत के आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल की अगुवाई वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। उनके अलावा पेट्रोलियम और शहरी आवास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी इस सम्मेलन में शामिल हुए। इसके साथ ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS बोम्मई और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन मोहन रेड्डी के साथ ही दूसरे कई राज्यों के नेताओं ने भी बैठक के सत्रों में भाग लिया। सम्मेलन में भारत से करीब 100 उद्योगपतियों ने भी भाग लिया। हालांकि इस बार कुछ बड़े चेहरे सम्मेलन में शामिल नहीं हुए, जो नियमित रूप से भाग लेते रहे हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी के बाद अब उनकी मां सांसद मेनका गांधी ने भी बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि लोगों की उम्मीदें घटी हैं, उनको नौकरी मिलेगी भी या नहीं। उम्मीदें कम होने से इंसान हिंसा की तरफ चला जाता है। मेनका गांधी को बरेली में जिला पंचायत अध्यक्ष रश्मि पटेल के आवास पर पहुंची थी। बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि कोविड के बाद देश में बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इतना ही नहीं, बेरोजगारी बढ़ने के साथ साथ अब लोगों को उम्मीद भी नहीं रही है कि नौकरी मिलेगी या नहीं। उन्होंने कहा कि उम्मीद कम होने पर इंसान हिंसा की तरफ चला जाता है। बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं मेनका गांधी ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा करने का काम किया है, क्योंकि एक तरफ मोदी सरकार कह रही है कि उसने लोगों को रोजगार दिया है, वहीं उनकी ही पार्टी की सांसद ने सरकार पर हमला किया है। गौरतलब है कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी, जो मेनका गांधी के बेटे हैं, कई बार बेरोजगारी को लेकर सरकार पर निशाना साध चुके हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तर्ज पर पहली बार केंद्र सरकार विश्व साइकिल दिवस मनाने जा रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 3 जून को आयोजित होने वाले कार्यक्रम का मूल मकसद देश में भाईचारे और राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाना है और इसके साथ ही युवाओं को स्वतंत्रता संग्राम में बेहतरीन विचारों से प्रेरित करना और जलवायु परिवर्तन व बिगड़ते लाइफस्टाइल को सुधारने पर फोकस करना रहेगा। 3 से 14 जून तक 75 स्थानों पर चलने वाले कार्यक्रम का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 3 जून को विश्व साइकिल दिवस आयोजित कर रहा है। पहली बार विश्व साइकिल दिवस पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और इसमें स्कूल से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों के छात्र भी शामिल होंगे। विश्व साइकिल दिवस के आयोजन को लेकर सरकार ने खेल विभाग के सचिव की अध्यक्षता में 13 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति भी बनाई है और इसके अलावा NSS के डायरेक्टर पंकज कुमार सिंह की अध्यक्षता में 10 सदस्यीय एक अन्य समिति भी रूपरेखा बना रही है। थीम के तहत देश में 75 स्थानों पर एक साथ सुबह 6 से 9 बजे तक करीब 7.5 किलोमीटर की साइकिल रैली होगी।
साइकिल दिवस कार्यक्रम में विराट कोहली, पीवी सिंधु, नीरज चोपड़ा समेत पिछले दिनों खेलों में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी समेत सरकार के मंत्री व सांसद भी शामिल होंगे। राजधानी में एक बार फिर से अधिकतम तापमान 40.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि एक सप्ताह उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि लू नहीं चलने से थोड़ी राहत जरूर मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक बीते 24 घंटे में अधिकतम पारा सामान्य के बराबर यानी कि 40.2 व न्यूनतम तापमान सामान्य के बराबर 26.9 डिग्री सेल्सियस रहा। दिन भर तेज धूप के कारण लोगों का गर्मी से बुरा हाल रहा है। हवा में नमी का स्तर जो है वो 36 से 62% तक दर्ज किया गया। पीतमपुरा इलाके में सबसे अधिक 42.4 डिग्री सेल्सियस पारा रहा है। मुंगेशपुर में 40.2 व स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 42.2 डिग्री दर्ज किया गया। स्काई मेट वेदर के मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत के मुताबिक पूरे सप्ताह गर्मी बढ़ने के साथ उमस भी बढ़ेगी। हालांकि पश्चिमी हवा के साथ बीच बीच में पूर्वी दिशा से भी हवा आएगी और जिससे लू वाली स्थिति नहीं बनेगी। वैज्ञानिक ने बताया कि आगामी दिनों में लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन इसका असर मैदानी इलाकों से ज्यादा पहाड़ी इलाकों में देखने को मिलेगा। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना के नाम और उनकी फोटो के गलत इस्तेमाल का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दिल्ली में वकालत करने वाले एक वकील के मोबाइल नंबर पर अज्ञात नंबर से कॉल आया। आरोपी ने वकील को धमकाते हुए उनको झूठे मुकदमे में फंसाने के अलावा उनको सोशल मीडिया पर बदनाम करने के लिए धमकाया। आरोपी के नंबर की जांच की गई तो उसने राकेश अस्थाना का फोटो अपने व्हाट्सएप डीपी पर लगा हुआ दिखाया। यही नहीं, ट्रू कॉलर पर भी नंबर की जांच करने पर नंबर जो है पुलिस आयुक्त की फोटो ही दिख रही थी। इसके बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस से की। छानबीन के बाद दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने IFSO यूनिट ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 21 मई को उसको ईमेल के जरिए शिकायत मिली थी। शिकायतकर्ता अधिवक्ता मनजीत सिंह ने बताया कि अज्ञात शख्स ने उसे जो है कॉल और व्हाट्सएप पर मैसेज कर धमकाया, जिसकी शिकायत उसने पुलिस को की। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। देवबंद में जमीयत की बैठक का आज दूसरा दिन। मौलाना मदनी बोले, धर्म के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं देश, पारित होगा प्रस्ताव। चीन से चुनौतियों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब, कहा कि हमें अपने हितों को लेकर स्पष्ट रहना होगा। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र में मामला दर्ज, पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने का लगा आरोप। अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन, ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। और तीसरी बार गोरखपुर आ रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का करेंगे शुभारंभ। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर लोकतंत्र, समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता को बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने लखनऊ में पत्रकारों से बीजेपी के लिए जो है बातें कही। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी को समाजवाद क्या उसे समझना होगा, क्योंकि सवाल केवल प्रदेश को नहीं बताना है, बल्कि लोकतंत्र और समाज और धर्मनिरपेक्षता को बताना है। इन सवालों का जवाब बीजेपी के पास नहीं है और लगातार बीजेपी इन सबको बर्बाद कर रही है। इससे पहले विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि चूहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना बेहतर है और मुझे लगता है कि इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। सीएम योगी ने अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि जब आप समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद की जो स्थिति देखते हैं तो लोगों को लगता है कि यह अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक है और अमानवीय है। लोग इसे स्वीकार करने को लेकर तैयार नहीं है।
सही कहूं तो पूरा प्रदेश राम राज के पक्षधर में बन गया है। राम राज्य या कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है, राम राज सर्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक है और इसी पर अखिलेश यादव ने पलटवार भी किया है। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने को लेकर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं और इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने भी समान नागरिक संहिता की वकालत की है। तीरथ सिंह रावत ने कहा कि समान नागरिक संहिता किसी के अधिकार खत्म नहीं करेगी और न ही इससे धार्मिक भावनाएं आहत होंगी। शुक्रवार को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक समिति गठित करने की घोषणा भी की और इस बारे में विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से समान नागरिक संहिता को लागू के वादे को अपने घोषणा पत्र में भी जगह दी गई थी। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि यह सही निर्णय है, जैसा कि ऐसा बहस चल रही है कि समान नागरिक संहिता का अमल धार्मिक भावना भड़काएगा और लोगों के अधिकारों को नुकसान होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है, यह किसी के अधिकार को खत्म नहीं करेगा। भारत एक ऐसा देश है जहां कई धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं और सभी को सुरक्षा मिलती है। रावत ने यूसीसी के फायदे गिनाते हुए कहा कि इससे लागू होने से जबरन होने वाली धार्मिक बहसों पर विराम लगेगा। इस प्रकार उनमें सद्भावना जो है बढ़ेगी और उन्होंने कहा कि ऐसा होने से कानून सभी के लिए बराबर होगा। रावत ने जोर देते हुए कहा कि अगर समाज के सभी तबकों को बराबर सुविधाएं मिल रही हैं तो कानून भी सबके लिए समान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में गलत कामों को बढ़ावा मिल रहा है, उन्हें रोकने के लिए यूसीसी अनिवार्य है। उत्तर प्रदेश में अब ट्रेन की तर्ज पर वाहनों की लोकेशन पर नजर रखी जाएगी। इसके लिए योगी सरकार सार्वजनिक यात्री वाहनों की लोकेशन पर निगरानी रखेगी और जल्द ही इन वाहनों में वीटीएस और पैनिक बटन लगेंगे। योगी सरकार इस निगरानी से यात्री वाहनों की लोकेशन पर नजर रखकर आम जनता के सफर को सुरक्षित रखना चाहती है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने बजट में परिवहन विभाग को पिछले साल से 100 करोड़ रुपए अधिक दिए हैं। यूपी के परिवहन विभाग को 546 करोड़ रुपए दिए गए, जिनमें परिवहन विभाग मुख्यालय में 1 साल के अंदर एक कमांड सेंटर बनकर तैयार किया जाएगा। यूपी के सार्वजनिक यात्री वाहनों में लगने वाला यह पैनिक बटन वीटीएस परिवहन विभाग मुख्यालय में बने कमांडर सेंटर के साथ डायल 100 से लिंक होगा। परिवहन विभाग बहुत जल्द ही वीटीएस लगाने की अंतिम तारीख की घोषणा करेगा। इसके साथ ही परिवहन विभाग रोडवेज बसें, नगर बसें, 3 व्हीलर ऑटो, सीएनजी टेम्पो व टैक्सी व वीटीएस अनिवार्य करेगा। योगी सरकार के इस प्रस्ताव पर केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने साल 2020 में मोहर लगाई थी और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक यात्री वाहनों में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम लगाने की मंजूरी दी थी। वहीं योगी सरकार के इस फैसले पर परिवहन आयुक्त मुख्यालय धीरज साहू ने कहा कि सार्वजनिक वाहनों की लोकेशन पर नजर रखने के लिए वीटीएस लगाना अनिवार्य होगा। इसके लिए जल्द ही गाइडलाइन जारी होगी और सरकार ने कमांड सेंटर बनाने के लिए 6 करोड़ रुपए बजट की मंजूरी भी दी है। भारत में तेजी से बढ़ रही पाकिस्तानी ड्रोन की घुसपैठ को रोकने के लिए बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सीमा पर एक कुत्ते को तैनात किया गया है, जो दूर से ही ड्रोन की आवाज को पहचान लेगा। इसके लिए पंजाब में भारत पाक पर जर्मन शेफर्ड प्रजाति की मादा कुत्ते को फ्रूटी को ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बीएसएफ के राष्ट्रीय स्वान प्रशिक्षण केंद्र में ट्रेनिंग के बाद तैयार किया गया। इसकी तैनाती के साथ ही भारत विश्व में इजराइल और अमेरिका के बाद तीसरा देश बन गया है जिसने अपने पड़ोसी देशों की ड्रोन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ट्रेंड कुत्ते को तैनात किया है। पिछले 2 साल से पाकिस्तान से लगती भारतीय सीमा पर ड्रोन के जरिए हेरोइन तस्करी, हथियारों को भेजने की घटना बढ़ी है। प्रशिक्षित श्वान की मदद से इन घटनाओं को रोकने में मदद मिलेगी। जर्मन शेफर्ड प्रजाति की मादा कुत्ता श्रवण क्षमता में काफी अच्छी होती है, वे ध्वनि तरंगों को आसानी से पकड़ सकते हैं। इसलिए जर्मन फ्रूटी का चयन कर ग्वालियर के टेकनपुर स्थित बीएसएफ के राष्ट्रीय कुत्ता प्रशिक्षण केंद्र में भेजकर उसे ध्वनि की तरंगों को पकड़ने के लिए प्रशिक्षित किया गया। 2 महीने की ट्रेनिंग में कुत्ते को ड्रोन की आवाज से भी परिचित करवाया गया और इस तरह से देश का पहला ड्रोन डिटेक्टर वो बन के तैयार हो गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुष्कर सिंह धामी के पक्ष में प्रचार करते हुए कहा कि यह चंपावत के लोगों के लिए उत्तराखंड की विकास यात्रा में आगे रहकर नेतृत्व करने का अवसर है।
चंपावत विधानसभा सीट पर 31 मई को होने जा रहे उपचुनाव में मुख्यमंत्री धामी बीजेपी के जो हैं उम्मीदवार हैं। भारतीय जनता पार्टी ने फरवरी में उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों में से 47 पर कब्जा कर बड़ी जीत दर्ज की थी, लेकिन धामी खटीमा से हार गए, जहां पर 2012 और 2017 के विधानसभा चुनाव में विजयी रहे थे। हालांकि बीजेपी ने उन पर विश्वास जताया और उन्हें दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के 6 महीने के भीतर धामी के लिए सीट जीतकर सदन का सदस्य बनना एक संवैधानिक आवश्यकता है, जिसे उन्हें पद पर बने रहने के लिए पूरा करना होगा। फरवरी में विधानसभा चुनाव में चंपावत निर्वाचन क्षेत्र से जीतने वाले बीजेपी के कैलाश गहतोड़ी ने मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ने के लिए अपनी सीट खाली कर दी थी। योगी ने टनकपुर में एक चुनावी रैली में धामी के लिए प्रचार करते हुए कहा कि 1957 में जिला बनने के बाद पहली बार चंपावत को एक विधायक नहीं बल्कि एक मुख्यमंत्री चुनने का मौका मिला है। आपको इस अवसर को व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मैं आपसे क्षेत्र की तेजी से विकास के लिए पुष्कर सिंह धामी के युवा नेतृत्व के पक्ष में भारी मतदान करने की अपील करता हूं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज नेशनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देवबंद में जमीयत की बैठक का आज दूसरा दिन। मौलाना मदनी बोले, धर्म के नाम पर बर्बाद कर रहे हैं देश। पारित होगा प्रस्ताव। चीन से चुनौतियों पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दिया जवाब। कहा कि हमें अपने हितों को लेकर स्पष्ट रहना होगा। भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ महाराष्ट्र में मामला दर्ज। पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी करने का लगा आरोप। अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। ऑक्सीजन प्लांट का करेंगे उद्घाटन। और तीसरी बार गोरखपुर आ रहे हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गीता प्रेस के शताब्दी वर्ष समारोह का करेंगे शुभारंभ।